ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के वीकली पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं हफ्ते की बेहतरीन रिपोर्ट्स की कहानी, रिपोर्टर्स की जुबानी। इस हफ्ते हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथी और सीनियर रिपोर्टर वसंत कुमार जी मौजूद हैं। वसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और हमारे साथ हैं जो कि अभी बडिंग रिपोर्टर हैं, रिसर्च टीम में हैं, इशिता प्रदीप ने बांग्लादेश के स्टूडेंट से बात करके वहाँ के मोमेंट के, वहाँ के रियल जो हालात थे उन पर एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी की है। इसके अलावा इन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या दिखा रहा है, क्या नैरेटिव सेट कर रहा है, इन सारी चीज़ों पर विस्तार से अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो वो भी हम जानेंगे इशिता प्रदीप से। और बसंत जी से हम जिस स्टोरी पर बात करने वाले हैं वह स्टोरी बहुत ही ख़ास है और मेरे ख्याल से ये स्टोरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए। यह स्टोरी है एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बिहार से आती है, वहाँ के दलित और गरीब युवाओं को अमीर बनाने का सपना दिखाती है। कहने को तो कोट अनकोट आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार करती है, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत ही गहरी है और वह एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत सारे युवा फंस गए। ये रिपोर्ट विस्तार में है। अभी इसका पहला पार्ट आया है और कितने पार्ट आने वाले? 2 पार्ट में है ये। 2 पार्ट में, अभी इसका दूसरा पार्ट आने वाला है इस स्टोरी का। इन दोनों स्टोरीज पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हम आज जिस वक्त ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 14 अगस्त है और कल हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सबको आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आप सब मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका भी निभाएं। वो इंडिपेंडेंट लिए नहीं हो पाया क्योंकि मीडिया का जो रेवेन्यू मॉडल है वो इस तरह का है कि उसे कॉरपोरेट या गवर्नमेंट से फेवर लेना ही पड़ता है और फेवर देना भी पड़ेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री का लेकिन जो रेवेन्यू मॉडल है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। हम सिर्फ आप पे डिपेंडेंट हैं, यह बात आप अच्छे से जानते हैं। जैसा कि हमारा टैगलाइन भी है कि मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें, तो खबरों को आज़ाद रखने के लिए हमारा सहयोग जारी रखिए। खैर, बात हम इंडिपेंडेंस डे की कर रहे थे। आज़ादी चाहे वो हमारे देश की हो या किसी और देश की हो, ये आज़ादी कितनी इम्पॉर्टेंट है ये शायद हम अपने डेली लाइफ में हर रोज़ महसूस करते हैं। इसी भारत की आज़ादी ने हम सबको हमारे कुछ संवैधानिक अधिकार दिए, कुछ मूलभूत अधिकार दिए, जिनमें से एक और अधिकार है व्यापार करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार। आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसी बिजनेस करने का अधिकार का फ़ायदा उठाकर बिहार में एक कंपनी उन लोगों को लूट रही है जो लोग अभी आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी जागरूक नहीं हो पाए हैं या शैक्षणिक रूप से पीछे हो गए हैं, जिस पर विस्तार से बसंत जी बताएंगे। लेकिन इसी आज़ादी को लेकर एक दूसरा जो हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, वहाँ पर भी फ्रीडम फाइटर्स को मिलने वाले आरक्षण को लेकर शुरू हुआ बवाल इस हद तक आगे अभी बढ़ गया है कि उस देश की आज़ादी के जो जनक थे उनके सर पर चढ़कर उस देश के लोग उनकी मूर्ति को तोड़ रहे थे। ये कितना दुखद था किसी भी देश के लिए। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस हफ्ते की कुछ हेडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। और बहुत भयावह जिसमें जो घटना इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चित है और जिसको लेकर पूरे देश के लोगों के मन में सवाल है और एक बार फिर से पूरे देश के सामने विमेन सेफ्टी को लेकर कंसर्न महिलाओं के भीतर, खासकर वो महिलाएं जो कामकाजी हैं, जो ऑफिस जाती हैं, और कम से कम उन्हें ये भरोसा होता है कि जब तक वो ऑफिस में हैं तो वो एक दूसरे घर जैसा है, वहाँ वो सेफ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कोलकाता वाले मामले में। कोलकाता के आरजी यानी कि राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज में वहाँ की एक डॉक्टर थी जिनकी उम्र 31 वर्ष बताई जा रही है। पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसी कॉलेज कैंपस में ही हॉस्पिटल था जहाँ पर वह ट्रेनी डॉक्टर भी थी। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात के करीब 2 बजे वह 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद वह अपने साथी डॉक्टरों, 3 और डॉक्टर थे जो उस वक्त ड्यूटी पे थे और एक वार्ड बॉय टाइप के थे, उन लोगों के साथ उन्होंने अपना डिनर फिनिश किया। और जो होता है अच्छे हॉस्पिटल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जहाँ वार्ड होता है, वार्ड के बगल में एक ड्यूटी रूम होता है कि जो भी डॉक्टर वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम तक ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको अगर रेस्ट करना हो इनकेस, तो वह उस वार्ड रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल में वहाँ पर वार्ड रूम नहीं था।
जिसकी वजह से इन डॉक्टर को जो जिनकी डेथ हुई है, इनको वहाँ से वार्ड से थोड़ी दूर जाकर कॉन्फ्रेंस हॉल जो था हॉस्पिटल का, वहाँ जाकर रेस्ट करने के लिए जाना पड़ा। और वह कॉन्फ्रेंस हॉल किसी तरह से गार्डेड नहीं था, वहाँ कोई गार्ड नहीं था, जिसकी वजह से जब वह वहाँ आराम कर रही थी तो उनके साथ इस तरह की घटना हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वसंत संजय रॉय। कहा जा रहा है कि वो मतलब वैसी टाइप का था, बाय नेचर वो इस तरह का था, वो पोर्न देखता था, वो शराब पीता था। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो जिस तरह के खुलासे कर रही है कि जिनकी डेथ हुई है, ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ है जिन डॉक्टर का, उनके जो लेग्स हैं वो 90 डिग्री पे थे। और उनकी आंखों, जो उनकी फैमिली ने जब देखा तो उन्होंने बताया कि उनका चश्मा तोड़ा गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों से भी खून निकल रहे थे, जो बॉडी देखी गई। इंसान कितना घटिया हो सकता है उसका ये नमूना है, और कितना नीचे जा सकता है। लेकिन अब तो सीबीआई के पास जांच है, क्या हुआ कैसे हुआ वो सीबीआई जांच करेगी। लेकिन इस बीच प्रशासन पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपने कोई आदमी 36 घंटा क्यों काम करे, जब नॉर्मली टाइम बना हुआ 8 घंटे ड्यूटी का, बॉडी भी 8 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद रेस्ट मांगती है। आप 36 घंटे काम करा रहे एक ट्रेनी डॉक्टर से, वो भी आप उसको पूरी सैलरी भी नहीं देते उस तरीके से, ट्रेनी डॉक्टर है वो। उसके बाद आप 36 घंटे काम करा रहे हैं और एक रेस्ट रूम नहीं रखे हैं जहाँ पे वुमेन्स डॉक्टर्स हैं। चलिए आज घटना हुई है, लेकिन वो घटना कभी भी हो सकती थी। हॉस्पिटल जैसी जगह पे कोई भी आ सकता है। हाँ, और इतने लोग होते हैं रात को, आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं, भारत के सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट वाले तो अंदर घुसने नहीं देते, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं रात में, पूरा जो गली होती है दोनों किनारे लोग चादर डाल के, जिसके पास जो सुविधाएं वो सोया रहता है, कोई भी जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे है कि भाई आप क्या व्यवस्था बनाए हैं कि डॉक्टर 36 घंटा काम कर रहे हैं, उनके पास सोने का, आराम करने का कोई सुविधा नहीं है। और जब 2012 की दिल्ली घटना हुई थी, उसके बाद, निर्भया के बाद, ये केस है जिसपे लोगों ने खुल के बोलना शुरू किया है। इस बीच आप देखिए एनसीआरबी के आंकड़े आते रहे, हर चौथे पांचवें दिन ऐसी घटनाएं आती है, रेप की घटनाएं आती है, लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुलती। लोग अब बात करना बंद कर दिए, न्यू नॉर्मल जिसको बोलते हैं वो हो चुका था इंडिया में। पर अच्छी बात है कि कम से कम कुछ लोग बोल रहे हैं, और इसी नहीं, इस पे बोला इसलिए भी जानी चाहिए। एक होता है कोई क्राइम हो जाना, हाँ क्राइम होने के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और जो वीमेन सेफ्टी तो राइट है, ये तो बेसिक राइट है, और कल इंडिपेंडेंस डे है और हम अभी फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे, तो सेफ्टी तो हर किसी का राइट है। और जब पुलिस का जो अप्रोच था इस पूरे मामले में, इनिशियली वो बहुत ही कैजुअल था, इतना कैजुअल कि उनकी फैमिली को ये बताया गया था कि ये सुसाइड का मामला है। जब फैमिली को पहली जो इन्फॉर्मेशन दी गई, आप देखेंगे कल एक शायद लल्लन टॉप की वो रिपोर्ट है जिसमें वो फैमिली क्लेम कर रही है, उनकी पड़ोसी क्लेम कर रही हैं कि वो रोती हुई आई अपने पड़ोसी के बाद, और उन्होंने ये बताया कि उसने सुसाइड कर लिया मेरी बेटी ने। उनको जो फैमिली को पहली इन्फॉर्मेशन दी गई वो सुसाइड की दी गई। क्या पुलिस या जो भी वहाँ पहले पहुँचा था, जब फैमिली जाके ये देख के बता रही है कि उनका चश्मा तोड़ा गया था, आंखों से खून आ रहा था, टांगे 90 डिग्री पे थी, तो क्या पुलिस को ये नहीं लगा कि ये मर्डर हो सकता है? पुलिस कैसे ये बोल सकती है कि सुसाइड हो सकता है? हो सकता है। पुलिस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस चाहती है कि बहुत वो इतना ना हो कि फैमिली पर ही कोई असर पड़ जाए, कोई फैमिली मेंबर पे अटैक या दूसरी चार चीज़ें होती है जब प्रेशर में होती है फैमिली। 3 घंटा वेट कराया गया फैमिली को हाँ, बाहर। पर ये सच में बहुत ही, और आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लें तो भारत में रेप कम नहीं हुए हैं जो मामले दर्ज होते हैं, पर हमारे समाज ने बात करना बंद कर दिया है, उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। पुलिस भी ऐसे, आजकल आप जाओगे कभी भी रेप के मामले पे रिपोर्टिंग करने, तो पुलिस या समाज पहले, आज ही नहीं पहले से भी, और जो औरत होती है उसके किरदार पे ही सवाल खड़े कर देते हैं कि वो, एक पुलिस वाले ने मुझे कुछ दिन पहले पता है क्या बोला कि आग ऐसे नहीं धुआं ऐसे नहीं निकलता, आग लगती है तभी धुआं निकलता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता कि रेप इस देश में। विक्टिम ब्लेमिंग इस केस में भी हुआ। इस केस में ये हुआ कि जैसे कल मैं आरएमएल हॉस्पिटल गया था, इसी केस से लेकर डॉक्टरों की जो स्ट्राइक चल रही हो गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर थी, डॉक्टर सुनीता। उन्होंने मुझे बताया कि इस केस में भी जो मैसेज आ रहे हैं, एक तो लोग उतना खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स के स्ट्राइक को। वो खुद डॉक्टर्स इस बात से परेशान हैं कि भाई डॉक्टर की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, वो ठीक है, लेकिन वो
इसी देश की तो एक लड़की है, इसी देश की एक हाँ, बेटी है, इसी देश की एक नागरिक है, एक नागरिक है, एक बेटी सिटीजन है और वो। माँ और जो तमाम रिश्ते, नागरिक है भाई, हर नागरिक का राइट्स है अपने तरीके से जीने आप का। बाकी केसेस में आप इकट्ठे हो जाते हो, आप डॉक्टर, इसको सिर्फ डॉक्टर तक लिमिटेड क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि जब 3 बजे उसको टाइम मिला तो उसको एटलीस्ट शी शुड हैव इन्फॉर्म समवन फ्रॉम हर फैमिली, और उसके किसी सीनियर को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो ये कह रही थी कि आप खुद सोचो कि आप इतने टाइम तक काम करते हो और आपको 2 घंटे का रेस्ट लेना है रात में 3 बजे, तो कौन होगा कि वो अपने पापा को बोला पापा मैं रेस्ट लेने जा और रही इस हूँ, जगह जा रहे हैं। वो भी उस जगह पे कैंपस में जो आपका घर है, जहाँ आप रहते हो इतना, मतलब कैंपस, जो पीजी स्टूडेंट होते हैं, रेजिडेंशियल स्टूडेंट, वो कैंपस में ही रहते हैं, कैंपस में उनका हॉस्टल है, कैंपस में मेस है, कैंपस में ही कॉलेज चल रहा है, कैंपस में ही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उनका पूरा टाइम कैंपस में जा रहा है। और एक और रीज़न है जिसकी वजह से इस बारे में बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वेस्ट बंगाल टीएमसी रूल्ड स्टेट है और टीएमसी ने सबसे ज़्यादा महिला सांसद भेजे हैं हमारे पार्लियामेंट में, और उसके बावजूद ये लोग कुछ नहीं बोल पाए। और महुआ मोइत्रा का अभी आज स्टेटमेंट आया है और किसी ने कुछ नहीं बोला इस बारे में, तो वो ये दिखाता है कि लीडरशिप में चाहे जो भी हो, सिस्टम ही इतना ख़राब है। तो हमारी पुलिस मतलब विक्टिम ब्लेमिंग जो पुलिस के लेवल पे होती है, जो सोसाइटी के लेवल पे होती है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी चीफ मिनिस्टर वुमेन है या नहीं है। उसमें चीफ मिनिस्टर पोजीशन में जो भी हो, जो जैसे यूपी में ट्रीट किया जाता है रेप विक्टिम को, जैसे दिल्ली में ट्रीट किया जाता है, वैसे ही बंगाल में भी ट्रीट किया जाता है। ईशिता ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ ध्यान दिलाई, हालांकि अनमोल स्टोरी पे बात करना चाह रहे हैं। हम लोग बार बार बात करते हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, दलित रिप्रेजेंटेशन। आप देखो कि जैसे महिला का बात है, जैसे कि वो सबसे ज़्यादा महिला सांसद है पर वो नहीं बोली। इसी तरीके से वो जो गाजियाबाद वाले एक स्वघोषित बाबा हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की थी, तब बीजेपी के नेताओं ने नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। दलित एससी एसटी का पूरा मसला आता है, आप निर्भय हाथरस का पूरा विवाद हुआ, बीजेपी के दलित सांसदों ने नहीं बोला। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हम सोचते हैं कि चलो किसी कम्युनिटी से गया है तो वो अपनी कम्युनिटी के बारे में तो कम से कम बोलेगा, लेकिन तमाम लोग अपने पार्टी का जो लाइन है उसको ले लेते हैं। कम्युनिटी, चाहे वो महिला कम्युनिटी हो या उनकी जातिगत कम्युनिटी हो, सब पीछे छूट जाते हैं। जब भी कोई केस आता है तो वो पार्टी लाइन को चूज करते हैं। और लेकिन बात ये करेंगे कि हम आई एम अ वीमेन। हाँ, अब ये बात होनी चाहिए कि मैं इस पार्टी की महिला हूँ, लीडर हूँ, और मेरा ये पार्टी को लेके स्टैंड रहेगा। डोंट कंसीडर मी एज ए वीमेन ओनली। मेरी एक आइडेंटिटी है जो प्राइम है इस तरह के केसेस में, मैं वही कैरी करूंगी कि मैं तो इस पार्टी से हूँ। मतलब ये नॉर्मली हर तरह के केस में होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं इस केस से। इस केस में तमाम सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं और अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने इस केस को अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सीबीआई को बंगाल में एंटर करवा पाना। ममता बनर्जी ने संडे तक का टाइम मांगा था, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने जब पुलिस की एंट्री डायरी मंगवाई तो उन्होंने उसमें कुछ लूप होल्स देखा और उनको लगा कि पुलिस कुछ इसमें नहीं कर पा रहे, खास नहीं कर रही है, और उसका अप्रोच कैजुअल था भी। और आप देखें तो बंगाल का जो कानून व्यवस्था है बहुत ही गड़बड़ है। हर कुछ महीने बाद कुछ दिन पहले एक महिला को पीटते हुए वीडियो आया। वायलेंस इज नॉर्मल। वहाँ बीजेपी के जो खबरें आ रही थी, बीजेपी के जो सपोर्टर है चुनाव के बाद कहीं बाहर जाके एकांत में छुप के रह रहे हैं। भाई किसी भी जगह पे कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से उसका थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये भी देखना होगा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एटलीस्ट चलो अब सीबीआई से उम्मीद है कि इस केस में वह केस का दूध और पानी का पानी जो अलग करना वो होना चाहिए, वो करे ऐसे केसेस, और ये एक लैंडमार्क केस बने ताकि लोगों का देश के जस्टिस सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर में भरोसा बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है इस देश की हर वो लड़की, महिला या बच्ची, चाहे वो स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो या कहीं पे काम करती हो, कम से कम उसके मन में इतना डर ना रहे कि मैं जहाँ पे काम करने या पढ़ने जा रही हूँ वहाँ मेरे साथ ये हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं और स्टोरीज पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बसंत जी आपसे। बसंत जी जरा आप बताइए, ये जो DBR यूनिक आप इस कंपनी के बारे में बता रहे हैं, ये कंपनी कैसे काम करती है, इसका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, कैसे ये लोगों को फंसाती है, और ये अमीर बनने का सपना आज का तो नया नहीं है। बेसिकली ये 2021 में ये कंपनी बनी, गुजरात सूरत में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो
ये कंपनी का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कैसे काम करती है, इसका 2-3-4 है। एक तो सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको बोलेंगे आज के दौर में बहुत बेरोज़गारी है और पता नहीं ये कोई रिसर्च नहीं है, पर अपने आसपास के युवाओं को देख के मुझे ये फ़ील होता है कि वो बहुत मेहनत करके या उनमें पेशेंस नहीं है कि हम पेशेंस के साथ आदमी धीरे-धीरे काम करता है। उनको खरगोश बनना है, कछुआ नहीं बनना है। एकदम कल ऑडी खरीद लेनी है। इंस्टाग्राम ने इसको और ज़्यादा सपोर्ट किया है चीज़ों को। तो ये टारगेट करते हैं और इनका टारगेट होता है खासकर दलित। जब मैं अपनी स्टोरी कर रहा था, जब उसमें विक्टिम से मिलना शुरू किया, तो ज़्यादातर दलित हैं या अपर कास्ट भी हैं, तो गरीब परिवार से हैं, जिनका आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है। मतलब फाइनेंशियली वो लोग जो डिप्राइव्ड हैं, डिप्राइव है, जो जिनकी जरूरत है कि उनको ज़रूरत है, जल्दी कमाना है। जल्दी कमाना, परिवार को सपोर्ट करना हाँ, है। यस। अब ये कंपनी का जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो लिखा है कि ये बेरोजगारी और बीमारी मुक्त भारत के बनाएगी और इसके जो है बेरोजगारी और बीमारी मुक्त। और जब मुक्त भारत बनाना है। हाँ, दोनों से मुक्त भारत, लोगों को दवाइयाँ, मतलब ये दावा है इसका दवाई बेचने का। अब ये बुलाते कैसे हैं, जैसे 2-3 इस केस इसमें कम से कम 7 FIR हुए हैं लास्ट 2-3 साल में, जो मैं निकाल पाया। बहुत सारे FIR मुझे नहीं मिले होंगे, ये भी मैं दावा नहीं कर सकता। सही बात। मुझे 3 वीडियो मिले, जिसमें एक में, और इसमें भी लड़कियों का मसला है। इसमें ये केस कैसे सामने आया? भी लगा है। हाँ, पॉक्सो तो 2022 या 23 में लगा था रॉक्सॉल में। इसमें ये केस चर्चा में आया अभी मई-जून में, जब एक लड़की मुजफ्फरपुर की वो आई, उन्होंने एक FIR दर्ज कराया वाया कोर्ट कि मेरे साथ रेप हुआ, मेरा बच्चा गिराया गया और मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ। तब ये केस चर्चा में आया। मेरे पास 2-3 वीडियो में जिसमें टारगेट पूरा नहीं करने के कारण एक लड़की को बेल्ट से पीटा जा रहा है। जो बेल्ट टारगेट ये होता है, इसमें इतने लोगों को आपको बुलाना है। इट्स नेटवर्क चेन मार्केटिंग ना। हाँ, नेटवर्क मैं जब मार्केटिंग। कहानी बताऊंगा ये कैसे काम करता है उसमें आ जाएगा, लेकिन टारगेट दिया जाता है कि आज आपको इस महीने आपको 4 लोगों को जोड़ना है, 15 लोगों को जोड़ना है, 10 आप पूरा नहीं करें तो बेल्ट से पीटा जा रहा है उस लड़की से। हाँ, बेल्ट से, बिल्कुल। अब और ऐसे नहीं कि प्यार, मतलब बेल्ट से मारना तो कैसे भी मारोगे चोट लगेगा, लेकिन एकदम जैसे आदमी नहीं होता तेजी से मार रहा है वैसे। उस लड़की से मैं मिला। वो एक बिहार में महतो जाति होती है जो महादलित में आते हैं, दलित से भी महादलित होते हैं। उसकी मदर, मैं उसके घर गया, घर अध बना घर है, वो कमरे में लेटी हुई थी, एकदम दुबली पतली सी लड़की है। मैंने उससे पूछा कि तुमको क्यों, मैंने पहले बात करने की कोशिश की पर वो बहुत डरी हुई थी। पूछा क्या हुआ था, जैसे मैंने किसी को भी, तब तक आप तैयार बात करने के लिए रेडी नहीं करते, तब तक इतना ब्रूटल वीडियो नहीं दिखाते। तो मैंने उसको जैसे बातचीत करने लगा, वो मुझसे बात करने से इनकार कर रही थी। मैंने थोड़ी बताई। 2017 में मैंने मैट्रिक पास किया, मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी हूँ और मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था। हम बहुत गरीब परिवार से। हमको गांव के बगल के एक आदमी आया, बोला कि आपको दवाई बेचनी है और आप साथ में कंप्यूटर का कोर्स भी कर लेंगे, आपको 20,000 रुपये देना होगा। इसके बदले मिलेगा कितना? आप 20,000 रुपये दे के आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद आपको मैं मोडस ऑपरेंडी अब बता देता हूँ उस लड़की की कहानी। एक लड़की को बाल पकड़ के पीटा गया, उसके फैमिली से मैं मिला। वो एक माझी कम्युनिटी होती है बिहार में, जो ये दूसरी लड़की, ये दूसरी लड़की है, ये महतो थी और दूसरी माझी। अब आप का देखो, उसका बाल पकड़ के, और वो बहुत दुबली पतली सी लड़की है, बहुत कम एज है उसका, और थप्पड़ मार रहे हैं। और उसने मुझे बताया कि मैं 10वीं पास की थी, तभी मुझे फेसबुक के जरिए एक आदमी संपर्क किया और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इतना पैसे कमा लोगी। और जब मैं गई तो मैंने 12वीं का फॉर्म भर दिया था, मुझे पेपर देने नहीं आने दे रहे थे। तो अब मैं आपको, उसको भी टारगेट ना पूरा करने के लिए मारा जा रहा था। हाँ, काम अगर आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो आपको पीटेंगे, खाना नहीं देंगे। अब आपको हम मोडस ऑपरेंडी बताते हैं कैसे वर्क करते हैं, जो मैं तमाम लोगों से मिला। और 7 FIR है, आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे हुए। गोपालगंज में हुआ बिहार के, मुजफ्फरपुर में हुआ, रक्सौल में हुआ, जो एक पूर्वी चंपारण में हुआ, फणीश्वरनाथ रेणु का गांव है, फारबिसगंज में हुआ, और महाराजगंज में भी हुआ था। महाराजगंज के लड़के ने कराया, यूपी के महाराजगंज के ओमकार पांडे ने कराया था मुजफ्फरपुर वाले में। अच्छा। उसके बाद वो सेंटर बंद हुआ। इस कंपनी का मोडस ऑपरेंडी नंबर 1 है, किसी के होम डिस्ट्रिक्ट में उसको काम पे नहीं रखना। वो महाराजगंज का लड़का होगा उसको मुजफ्फरपुर भेजेंगे, कोई मुजफ्फरपुर का लड़का होगा उसको गोरखपुर भेजेंगे, ताकि यूनिटी ना बन पाए। आपको बोलेंगे कि आपको दवाई बेचनी है और आपको कमीशन मिलेगा और आप लाखों कमा सकते हैं, ठीक है। अब
आपको जो फ़ोन करेगा वो कोई आपका ही भाई, दोस्त, रिश्तेदार। आप जैसे मान लो मुझे ज्वाइन करवा ले। एक चीज़ कंफ्यूजन हो रही है। मान लीजिए मुझे जुड़ना है इस कंपनी से, तो मुझे आपने संपर्क किया, आप मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कि आप 20,000 दीजिए, इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर आप 20,000 देके ज्वाइन कर लीजिए। इसका मतलब ज्वाइनिंग फीस है ये ज्वाइनिंग फीस होता है 20,000। हाँ, मतलब ट्रेनिंग का फीस होता है, रहने का फीस तो होता है। 20,000 वो लेते हैं हमसे, फिर वो कहते हैं कि आप ये इसके बाद 20-25,000 कमाने की तो बात करते हैं। हाँ, कम से कम 30,000 कमा लोगे, 50। वो एक पूरा चेन होता है कि आप इस पे जाएंगे तो आप 2 मतलब करोड़ बेसिक सालाना कितने से शुरू करने के? 30,000 से आप 18,000 नौकरी। 20,000 सबको अलग अलग भाषा बोली अच्छा, इतना आपका पहले मंथ से मिलने लगेगा और ये पैसा देने के बाद कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी। हाँ, ट्रेनिंग देगी जिसके लिए वो खुद एक जगह पे रखेगी, खाना भी खिलाएगी, ट्रेनिंग देगी, फिर वो जाकर आप उसके बाद काम करेंगे। तो ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाती थी, कैसे इस पे आई है? हाँ, सेंटर होता है, जैसे मुजफ्फरपुर में इनका एक सेंटर था, वहाँ लगभग 2 से 3,000 बच्चे थे। 3,000? हाँ, बहुत बड़ी आबादी थी। तो वहाँ पे क्या होता है, अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं उनके साथ जुड़ चुका हूँ, मुझे भी किसी ने जोड़ा था, कोई एंगल से आया होगा। अब मैं आपको फ़ोन करूँगा और जब जैसे मैं जुड़ूंगा तो मेरे फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट होंगे वो लिखा जाएगा एक डायरी पे, और एक सीनियर, और आपको एक कमरा होगा जिसमें 5-6 लोग होंगे, उसमें आपको भी रखा जाएगा, वहाँ एक सीनियर बंदा होगा। अब आपको क्या करना है, वो बोलेगा फ़ोन करो। टीम लीड होगा जो कमरे में, वो बोलेगा फ़ोन करो, और वो जितना समझाएगा उतना बोलना है कि आप यहाँ आइए, यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है, यहाँ ये काम करने होते हैं, दवाई पैकेजिंग करनी होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इतनी इनकम है, बहुत बढ़िया कंपनी, ऐसे आप बोल देंगे। अब वो सामने वाला तो आपका रिलेटिव है, वो आपका जानने वाला है, वो यकीन कर लेगा। फिर वो आता है, उसकी बाकायदा एक इंटरव्यू होगा, ऐसा आपको फील कराया जाएगा, बहुत बढ़िया, मतलब इससे बढ़िया जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। आपसे सवाल पूछा जाएगा और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, वो आपको पास तो करा ही देंगे। फिर आपको बोलेंगे आप 18,000 20,000 जिससे जितनी पे बात बने इतना रुपये जमा कराएं, और फिर आपको प्रोसेसिंग, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाता है, टीम वर्क पढ़ाया जाता है। उसके बाद नौकरी के बारे में बताया जाता है कि नौकरी तो वो लोग करते हैं जो अपनी क्षमता को बेचते हैं। आप अपने आप को बड़ा बनाइए, और 15 दिन आपको एक जगह बैठाया जाएगा, वहाँ आएंगे बड़े बड़े लोग, आपको मोटिवेशन की बात होगी, आप कहाँ पड़े हैं चक्कर में, आप करोड़पति बन जाएंगे, ये देखिए भाई साहब। मोटिवेशन से याद आया, इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी थे। वो तो कह रहे हैं कि वीडियो भी है, कह रहे हैं कि अगर मैं सांसद नहीं होता तो इस डीवीआर कंपनी का मेंबर होता। वो दिन दूर नहीं, 1,00,000 2 लाख रुपए महीने भी कमाने तक आपको जाने के अवसर मिलेंगे। ये हमारी शुभकामना है। मैं कोई ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं ये आपके ऊपर होगा। आप इन चुनौतियों को किस तरह से लेते हैं। आप समाज में, आप जो भी आपके सामने टारगेट मिलता है, कोई नौजवान अगर अपने टारगेट को 150% तक ले जाता है, इसमें से 100% टारगेट को पूरा करने वाले कौन कौन हैं, जरा हाथ उठाना। वाह, बधाई हो, बधाई हो। और मैं कहूंगा चंदन जी से कि चंदन जी, अगर मैं सांसद नहीं रहता तो आपके टीम का एक वर्कर बन जाता। उनको उन नौजवानों से मिलना चाहिए जो मैं एक लड़के का वीडियो किया। ये कितना मतलब शर्मनाक है। उनको जानकारी तो होनी चाहिए कि किस कंपनी के बारे। एक लड़के से मैंने बात आप प्रमोट कर रहे हैं एक कंपनी को कि मैं, और आप केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, और मैं केंद्रीय मंत्री नहीं होता तो, और वो जो बोल रहे हैं ना कि लीडर आप हैं, वो नौजवान क्या सोचेंगे। मैं एक लड़के से बात किया, वो मुझे बताया कि मैं अपने मदर का गहना गिरवी रख के 18,000 या 15,000 रुपये लेके गया था। वहाँ जब मैं गया तो 10 दिन तक तो एक कमरे में रखते हैं, आलू सोयाबीन की सब्जी, दाल तो वहाँ जैसे 5 स्टार का खाना है, दाल जिस दिन मिल जाए। वो रवीश कुमार ने कहा दाल इज लग्जरी है। तो 10 दिन बाद उसको बोला गया कि अपने लोगों को जोड़ो। फिर उसने कहा मुझे तो यहाँ दवाई पैकेजिंग के लिए बुलाया गया था, तो तुम मुझे काम करवाइए। उसको जब सैलरी नहीं दी तो उसने बात 10 दिन करवाया क्या गया इससे? वर्कशॉप वहीं, सुबह सुबह उठो, आप दिन भर कमरे में बंद हैं, सुबह सुबह उठिए, जाइए 2 घंटे क्लास करके आइए, क्लास में वही मोटिवेशन की बातें, फिर आप कमरे में बैठिए,
आपको 10 दिन तक दूसरों को सुनते रहिए। राजा बनने की। हाँ हाँ, और आपको किसी से बात नहीं करना भाई। मैं मुजफ्फरपुर के जिस सेंटर में बच्चों को रखा गया था, 400-500 बच्चे उस घर में रहते थे, वहाँ के दुकानदारों से बात की, आसपास के लोगों से बात की, वो लड़के, वो कहते हैं ना घोड़ा का नाल लगा दिए, क्या लगाया जाता है मतलब उनको किसी और से बात नहीं ही नहीं करना, आप जाइए जाइए आइए जाइए आइए। अब मैं समझ गया इसका खेल। तो इस तरीके से बच्चों को, मुझे वो लड़का बता रहा था एक, कि ऐसे आपके दिमाग को कर देते हैं कि आप अपने पिता के बात पे भरोसा नहीं करेंगे, उनके बात पे भरोसा करेंगे। ये होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग वालों का ऐसा होता है। हाँ, वो सुनते ही नहीं है। आप कितना भी बोलोगे, कितना भी आप समझा लो। तो कई, मतलब बेतिया के रहने वाले, मतलब मैं एक पूरा, तो वो जिस लड़के की आप कहानी बता रहे थे कि वो 10 दिन रहा, उसको बस वो मोटिवेशन दिया गया, खाना दिया गया जहाँ पे दाल लग्जरी थी, और फिर उससे बोला गया कि तुम्हारे कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको फोन करके बोलो कि इधर लाइफ मस्त है, पैसा अच्छा मिल रहा है, तुम भी ज्वाइन करो। उसने करवाया? फिर नहीं, वो नहीं करवाया। वो बोला कि जब मुझे समझ में आने लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो उसने मुझे बोला कि जब मुझे लगा कि मैं लोगों की ज़िंदगी ख़राब करा रहा हूँ, तो क्यों मैं किसी को जोड़ूँ। ठीक है। तो उसका नाम, हाँ, हक नाम था उसका, हक। दरभंगा में उसने केस किया, दरभंगा विश्वविद्यालय थाने में। उसका FIR का जो नाम है वो है नौकरी के नाम पर झांसा देकर पैसा ठगी करने एवं बंधक बना के रखने के संबंध में उसने FIR किया, और उसने पूरा बताया DVR के बारे में। उससे जब मैं बात किया, वो बात करते हुए रोने लगा मुझसे, और वो अभी है मुंबई के एक चौल में था। उसने मुझे बताया कि मैं वहाँ से जब जैसे तैसे वहाँ से भाग गया, जब वो देखा कि वहाँ से भागा और भागते रहा, तो पीछे वो बंदा था जो उसके इलाके का था, वो उसके पीछे पीछे भागा कि बारे कहाँ जा रहा है, अभी तो तेरी जिंदगी संवरने वाली है। भागता गया। रास्ते में एक भाग्य उसका ठीक था कि चाय की दुकान पे एक पत्रकार मिल गया। उसने उसको सारी बातें बताई। फिर FIR दर्ज हुआ 420, 347, 344 की धारा में। पत्रकार काम आ जाते हैं कभी कभी। तो उसने मुझे बताया कि बसंत, जब मैं लौटा वहां से, तो मेरे घर पे चावल का एक दाना नहीं था, क्योंकि कमाने वाला इकलौता वहीं था। वो एक जगह पे काम करता था, कमाने वाला, चावल का दाना नहीं था। और मेरी जो उसके मदर ने गहना दिया था, वो फिर वहां से झारखंड का रहने वाला था। घर लौटा तो मुंबई चला गया, और उसने बोला कि जब से मैं मुंबई आया हूँ, एक दिन की छुट्टी मैंने नहीं ली है। और 1 साल बाद मैंने अपने माँ का गहना छुड़वाया, 10,000 की जगह 15,000 रुपये देने पड़े। ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं जो पिछड़े हैं, और जिनके पास वो आवाज भी नहीं उठा सकते। एक लड़के से मैंने बात की, उसका नाम, केस करने भी नहीं जाएंगे इसलिए कि अगर मैं 10 दिन केस करूंगा तो फिर बाकी चीजें कैसे होंगी। एक लड़का है विनय, जिसको फारबिसगंज में जो फंस गया था, वो पहले फंसा, उसने अपने गांव के लड़के को, मनीष नाम के लड़के को उसने बुला लिया था, ऐसे बोल के पहले फंसा, और उसने वो मान गया। हाँ, मनीष वो मान गया। मनीष से मेरी बात हो गई, मनीष से उसको लेकर भागा था। उस विनय ने मुझे बताया कि बसंत, जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं इनके खिलाफ केस लड़ूंगा, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब की है। तो ये पूरा एक पैटर्न है जो वर्क कर रहा है। इसका मतलब, इसका काम करने का तरीका यही था कि यूथ को सपना दिखाओ, उनसे पैसे लो, फिर उनको यहाँ पर रखो, फिर उनसे बोलो और लोगों को लाओ। तो इसका इनकम ही जो जनरेट कंपनी की होती थी, वो लोगों को जोड़ने से होती थी और उनको मोटिवेट करके, जैसा कि पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्कैम चल रहा है, बेसिकली लेवल सबके निकलेंगे, तो वो जो मोटिवेशन है वो चल रहा है। तो थोड़ा सा इसिता से बात करते हैं। और इसिता, आप मुझे बताइए कि जो आपने बांग्लादेश से वहाँ के स्टूडेंट से जो बात की, और चूँकि आप न्यूज़ सेंस की टीम में काम करती हैं, टीवी आप देखती हैं, तो जो टीवी का इंडिया का कवरेज था बांग्लादेश को लेकर, या जो बातें यहाँ पर कही जा रही थी, चाहे वो वहाँ पर माइनॉरिटी को लेकर, अटैक को लेकर हो, या उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की बात हो, उन सारी बातों को लेकर जो आपने यहाँ टीवी पर देखा और जो वहाँ के प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट से आपने बात की, इन दोनों में आपने क्या कोई डिफरेंस देखा? कैसे ये चीज़ थी? पहली बात तो ये है कि इंडियन टीवी मीडिया का एकदम फेवरेट चीज़ है बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात करना, क्योंकि उस हिसाब से वो CAA को जस्टिफाई कर सकते हैं, NRC को जस्टिफाई कर सकते हैं, बोल के कि मोदी जी ने सही स्टेप्स लिए हैं CAA NRC लागू करके, क्योंकि देखिए कि बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो
ऐसा कोई भी इंसिडेंट होने से इंडियन मीडिया कवर करेगा ही करेगा, चाहे उसने महीनों तक बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोला हो। क्योंकि जब से प्रोटेस्ट चल रहे थे, जुलाई से प्रोटेस्ट चल रहे थे, किसी भी मेजर न्यूज़ चैनल ने कुछ नहीं बोला इस बारे में। लेकिन जिस दिन शेख हसीना को निकाला गया और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, हिंदू माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स आने लग गई कि वायलेंस हो रहा है, उस दिन से सारे न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ यही चल रहा था, उनके सारे थंबनेल्स पे यही चल रहा था। जैसे ऐसी टाइप की थंबनेल्स बन रही थी जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक, मोदी एक्शन में, या फिर अमित शाह ने दे दी चेतावनी, ऐसे टाइप के सेंसेशनलाइजिंग थंबनेल्स चल रहे थे काफ़ी। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि किसी को तभी पता नहीं था कि कितने अटैक्स हो रहे थे, कहाँ हो रहे थे। जिन लोगों से हमने बांग्लादेश में बात की वो भी बोल रहे थे कि उन्हें बस अपने गांव के या फैमिली ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पता चल रहा था कि किसी का घर जलाया गया, किसी की कहीं मंदिर जलाया गया, कहीं दुकानें जलाई गई। ये सब सिर्फ लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चल रहा था, फेसबुक ग्रुप्स पे पता चल रहा था। लेकिन इंडियन राइट मीडिया और इंडियन राइट विंग ट्विटर पे ये सारी, ऑब्वियसली बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी ट्विटर यूज़ करते हैं, इंडियन ट्विटर को देखते हैं, तो वो जान गए थे कि इंडियन मीडिया में ऐसे ऐसे फैलाया जा रहा है ये सारा। थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर अगर हम बात करें कि आप जो कह रही हैं कि यहाँ का मीडिया, ये बात भी सही है कि मीडिया के नैरेटिव को ये बांग्लादेश और इस तरह की चीज़ें सूट करती हैं। और 8% आबादी है हिंदुओं की बांग्लादेश में, जो कि माइनॉरिटी में है, और करीब 17 करोड़ आबादी है बांग्लादेश की टोटल। तो अटैक्स भी हुए, वायलेंस भी हुआ, लेकिन मीडिया जो दिखा रहा था वो इस तरह से दिखा रहा था कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हिंदुओं पर अटैक किया जा सके, यहाँ से हिंदुओं को भगाया जा सके। तो जो आपने जिन स्टूडेंट से बात की उनमें से क्या कोई ऐसा भी था जो इस वायलेंस या उसकी फैमिली जो इस वायलेंस का शिकार हुई हो, और वो इसमें हिंदू स्टूडेंट्स भी थे? हाँ, तो हमने बांग्लादेश से 3-4 हिंदू स्टूडेंट्स से बात की, और उसमें से एक तो ऐसा था जिनकी खुद की फैमिली अटैक का शिकार थी। तो वो खुद रहते थे ढाका में, लेकिन उनके गांव में जो फैमिली थी उन पे अटैक हुए थे, उनका घर जलाया गया था और उनके गांव में जो मंदिर था वो जलाया गया था। तो उसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि हाँ, अटैक्स हो रहे हैं और किसी को स्केल नहीं पता, लेकिन वो खुद बांग्लादेश में इस बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने बोला कि इसका मेजर कल्प्रिट है इंडियन मीडिया। क्योंकि अगर इंडियन मीडिया बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी इंसिडेंट होने से इंडियन मीडिया उसको लेके चलाता है कि मोदी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या फिर हमारा विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है इस सब के बारे में, या फिर इंडी गठबंधन तो इन लोगों को सपोर्ट करती है जो हिंदुओं को के मंदिर जला देते हैं, घर जला देते हैं। इस वजह से उनके खुद के स्टूडेंट ग्रुप्स में हिंदू स्टूडेंट्स को बोला जा रहा था कि इस बारे में इतना ज़्यादा मत बोलो, ट्विटर पे पोस्ट मत करो, क्योंकि इंडियन मीडिया को मौका मिल जाएगा इस सब के बारे में बोलने के लिए। या फिर ऐसे भी लोग थे जो इस सब को डिसमिस कर रहे थे, बोल के कि ये सब इंडियन प्रोपेगेंडा है, ये सब फेक इंडियन न्यूज़ है, ये एक्चुअली हो नहीं रहा है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी इस कवरेज से? जैसे आप बता रही हैं कि जो जिससे आपने बात किया उनकी फैमिली खुद वायलेंस का शिकार हुई, उनके गांव में मंदिर भी जलाया गया, और दूसरी तरफ आप ये कह रही कि उनको इस बात से, तो क्या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी, या उसको बाकी लोग बोल रहे थे कि इंडियन मीडिया दिखा रही है इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी? तो मेन प्रॉब्लम तो यही हो रही थी कि बाकी लोग उनके सर्कल्स में या फिर स्टूडेंट, मतलब एक तरह से टारगेट किया जा रहा था उनको, यहाँ की मीडिया की वजह से उनको शांत किया जा रहा था कि ये इंडियन प्रोपेगेंडा को बढ़ावा मत दो। मतलब आपको दुख हो रहा है तो आप लिखो मत। हाँ, कोई बात होती है, उनको बोला जा रहा पिट रहे हैं तो बताएं ना बाहर जाके। उनको बोला जा रहा था कि ये तो एक आध इंसिडेंट है, स्पोरेडिक इंसिडेंट है, कहीं कहीं हो रहे हैं, इसको इतना पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके खुद के घर, मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं है, वो ये बोलना चाह रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स ने यही बोला कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइज अटैक है या नहीं अटैक है, हमारे घर जलाए जा रहे हैं, हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है। और मेजर पॉइंट ये भी था कि क्योंकि ये एक स्टूडेंट मूवमेंट है, 2 पॉइंट है एक्चुअली। ये स्टूडेंट मूवमेंट, इनका ग्रुप था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इनका मेन जो गोल था प्रोटेस्ट के बाद था कि एक डेमोक्रेटिक
सेक्युलर नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला गवर्नमेंट बिठाया जाए बांग्लादेश में। ओके। तो ऐसे स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि ऐसे अटैक्स को एड्रेस किया जाए और इनको रोका जाए। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो भी हिंदू मुस्लिम जिस भी स्टूडेंट से बात किया वो सब बोल रहे थे कि ऐसी घटनाओं को रोकना पड़ेगा, उनकी प्रायोरिटी है इसमें। हाँ, और इनकी प्रायोरिटी। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट काफ़ी हद तक एक एंटी इंडिया मूवमेंट भी था, क्योंकि शेख हसीना का ऐसा परसेप्शन बन गया था कि वो बांग्लादेश के अपने इकोनॉमी पे ना फोकस करके इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही थी या इंडिया के साथ ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, उनका ऐसा मानना था। उनका ऐसा परसेप्शन बन गया था प्रोटेस्ट में। तो जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले ग्रुप है कम से कम वो नहीं चाहते कि इंडिया किसी चीज़ में इंटरवीन करे या बांग्लादेश के फ्यूचर जो गवर्नमेंट बने उसमें इंटरवीन करे। वो चाहते हैं कि अपना खुद का बांग्लादेश वो बना पाए जैसा वो चाहते हैं। तो इसी में इंडियन मीडिया अगर उनके इशू को लेके इतना बढ़ा रहा है कि इंडिया को स्टेप इन करना चाहिए। मतलब एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट उनके बीच होता है, तो इंडियन मीडिया जब वहाँ की चीज़ों को एग्जेजरेट करके दिखाता है या कोट अनकोट एग्जेजरेट करके दिखाता है तो उनको ये चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि सवाल उन पे खड़े होने लगते हैं, विलेन उनको पोर्ट्रे किया जाता है। ये बात थी एक्चुअली। ओके। इसके अलावा आप जो दूसरा पॉइंट हाईलाइट कर रही थी, जो मोटिव था इस प्रोटेस्ट का, कि बाद में शुरू में तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन बाद में फिर इसमें कैसे जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसमें स्टेप इन किए और ये वाइडर हुआ। और हाँ, तो ये भी स्टूडेंट ने ही बताया आपको? ये हमने मल्टीपल स्टूडेंट से बात की जो बोल रहे थे ये कि शुरुआत में तो ये एकदम एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट था, क्योंकि ये कोटा प्रोटेस्ट था कि फ्रीडम फाइटर के बच्चों को जो कोटा मिल रहा था 30% वो हटाया जाए। ये माइनॉरिटी कोटा या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के कोटा के बारे में नहीं था जैसा इंडियन मीडिया दिखा रही थी। पर पहले बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इससे नहीं जुड़े थे, लेकिन जब शेख हसीना का वायलेंस बढ़ता गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए या फिर जब गोली चली, जब यूनिवर्सिटी में हेलीकॉप्टर से पुलिस को भेजा था तब, और जब शेख हसीना ने स्टूडेंट्स को रजाकार बुला दिया था जो कि बांग्लादेश में ट्रेटर या देशद्रोह के बराबर है, तब ज़्यादा लोग जुड़ने लगे इसके साथ। तब ज़्यादा लोग सेंटिमेंट उसके खिलाफ एक बना और बाकी लोग भी इसमें, जब लोगों को लगा कि अपने खुद के स्टूडेंट्स जो एक सिंपल चीज़ मांग रहे हैं, कोटा रिफॉर्म, ऐसे देश में जहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं मिलती, वैसे देश में ये लोग कोटा निकालने को बोल रहे थे ताकि ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट जॉब मतलब ये एक फ्यूल की तरह काम किया कि बाकी लोग इस आंदोलन से जुड़े। अक्सर ऐसा होता भी है आंदोलन में कि आंदोलन शुरू में चलता है, फिर सरकार कुछ ऐसा करती है कि बाकी लोगों को लगता है कि सरकार गलत कर रही है और वो उससे जुड़ते हैं, और बाकी लोगों को भी जो सरकार से शिकायतें होती हैं फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। ऐसा बहुत सारे देशों में हुआ है, अपने देश में भी हुआ है, चाहे वो आज़ादी से पहले के मूवमेंट रहे हों या आज़ादी के बाद इमरजेंसी के दौरान जो जेपी आंदोलन चला, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आंदोलन दरअसल ऐसे ही आगे बढ़ता है। वही स्टूडेंट बता रहे थे कि मतलब जिनको जॉब, सिविल सर्विस जॉब से कोई देना नहीं था, वो उन्होंने देखा कि शेख हसीना ऐसे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को भी इतने फोर्स के साथ काउंटर कर रही थी, तो उस हिसाब से वो लोग और ज्वाइन होने लग गए। अब इंडियन मीडिया ये भी दिखा रही है, क्योंकि इंडियन मीडिया मान नहीं पाती कि स्टूडेंट्स आंदोलन कर सकते अपने आप। जब यहाँ पे हमारे देश में ही नहीं मानते कि किसान आंदोलन कर पाएंगे। हमारे देश में तो उनको भरोसा ही नहीं, कोई भी आंदोलन कर सकता है। लगता है कि जो किसान है वो खेत में है और ये जो बैठे हो नकली किसान है। हर चीज में मतलब स्टैंडर्ड लाइन है कि जो भी, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे किसान हो, चाहे रेसलर हो, जो भी प्रोटेस्ट करते हैं उनको बोला जाता है कि जिहादी फोर्स है, इस्लामिस्ट फोर्स है। जैसा हमने इस बार की न्यूज़ में भी कवर किया है, जैसे हमारे टॉप वाले जो एंकर हैं उन्होंने इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट, जॉर्ज सोरोस, चाइना, अमेरिका सबको ब्लेम किया है बांग्लादेश के स्टूडेंट। ये लोग कितने पैसे वाले हैं। मुझे कभी कभी लगता है जॉर्ज सोरोस गांव के वो लड़का हो चुके हैं, कोई भी गलती करता है सबको लगता है वही किया होगा। तो वैसे ही स्टूडेंट से जब हमने पूछा, मतलब पूछा गया कि क्या बीएनपी और जमाते इस्लामी ने आपके प्रोटेस्ट को एक्चुअली सपोर्ट किया है, क्या उनके लोग थे, तो हमने यही सुना कि
जब बीएनपी क्रेडिट लेने लग गया हम्म, तो स्टूडेंट्स सारे शॉक्ड थे हम्म, कि हमारे प्रोटेस्ट का क्रेडिट वो कैसे ले सकते हैं। हमने आंदोलन को इतना बढ़ाया था हम्म, और वो लोग सिर्फ तब ज्वाइन किए हैं जब उनको लगने लगा कि इसमें कोई शेख हसीना को निकालने की ताकत है, ओके। कि ये When they realize कि हाँ, इसके पास इतना पावर है कि पोटेंशियल शेख हसीना है को कि कुर्सी शेख से हसीना हटा दिया निकल जाए। सकती है, तो बीएनपी और जमात आ सकते हैं उस वैक्यूम में। ओके। तब उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि बीएनपी और जमात के लोग नहीं थे प्रोटेस्ट में, वो थे, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि वो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह थे। मूविंग ऑन, और बसंत जी आप पर फिर आते हैं और एक सवाल बस एक जानना चाह रहे हैं कि आप एक बार दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो दूसरा पार्ट है आपका स्टोरी का वो किस पे फोकस्ड है और उसमें आप क्या नया बताने वाले हैं। जो पार्ट 1 है वो अभी सबके लिए है, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है। तो अगर आप पार्ट 2 पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें अनमोल हम जिन वीडियोज़ की बात कर रहे थे तुमसे, 3 वीडियो है, उसकी कहानी लेकर आए, वो लड़कियों का बैकग्राउंड, वो कहाँ रहती है। उसके बाद इस कंपनी ने सिर्फ आम लोगों के साथ धोखा नहीं किया है, इसने भारत सरकार के साथ भी धोखा किया। मतलब धोखा मीन्स मिस इन्फॉर्मेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, एमसीए को। हमने इसका एमसीए भी जो ये फाइलिंग है उसको भी चेक किया, उसमें भी अधूरी जानकारी है। जो बताया गया कि ये चीज़ है लेकिन वो चीज़ उस फाइल में नहीं है, तो हमने वो भी निकाला है। और वो पार्ट 2 आपको बताएगा कि किस तरीके से ये कंपनी सिर्फ युवाओं का भविष्य, जो युवाओं का आरोप है कि वो सिर्फ भविष्य नहीं खराब कर रही है, महिलाओं का वहाँ पे महिलाओं के साथ भी गलत होता है, पीटा जाता है। वो तो हमारे पास विजुअल है, बाल पकड़ के पीटा गया, बेल्ट से पीटा गया, ये सब तो हमारे पास विजुअल्स हैं। लेकिन कई लड़कियों से हमने बात की, उन्होंने शारीरिक शोषण की भी बात की। और मुजफ्फरपुर में एक लड़की जो सिवान छपरा की ही रहने वाली हैं, उन्होंने जो एफआईआर किया उसके बाद 2 लोग अरेस्ट किए हैं। और आप जानेंगे जो बेल्ट से पीट रहा है, जो लड़का बेल्ट से पीट रहा है, वो जो मई में केस हुआ उसमें मुख्य आरोपी है रेप और बच्चा गिराने को लेकर। वो अरेस्ट हो चुका है गोरखपुर से, और भी था। हाँ 3 टाइम। तो ये पार्ट 3 में यही है, पार्ट 2 में। तो आप इसको देखिए और उन नौजवानों को, और आपके आसपास देखिए, मैं मतलब अब हम अपना पॉडकास्ट के आखिरी चरण में, मैं आप तमाम जो भी दर्शक हमें देख सुन रहे हैं उनको एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से, कि जल्दबाजी में कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप तत्काल कुछ पालें। हो सकता है लॉटरी लग जाती है, वो लॉटरी किसी किसी की लगती है, लॉटरी खेलने वाले 90% लोग नुकसान में ही जाते हैं। जीवन में पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, मेहनत से पैसा कमाइए। किसी को मूर्ख बनाकर आप अगर पैसा कमा भी लेते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऐसे पैसे गड्ढे में जाते हैं। हाँ, ये आप देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि मेहनत पर भरोसा रखिए। हाँ। मेहनत आपको कामयाबी देती है। हाँ, आपको कई बार आप जिस जगह से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस इकोनॉमिक क्लास से आते हैं, जिस सोशल क्लास से आते हैं, उस सारे क्लास के अपने एक स्ट्रगल हैं और उन सारे स्ट्रगल को पार करते हुए ही आपको आना है। और कोई आपको, जैसे आपको अचानक से फ़ोन आता है कि आप ये चीज़ जीत गए और ये आप इतने पैसे लगाइए आपको इतना मिलेगा, भाई आपको क्यों देगा भाई? कोई आपके पास अलादीन का चराग लेके नहीं आने आएगा। वाला। और कोई अगर ऐसा दावा करता है तो प्लीज उसको शक की निगाह से देखिए, शक की निगाह से देखिए, और मौका मिले तो न्यूज़ लॉन्ड्री को मेल कर दीजिए, हमें हम लोग जरूर स्टोरी बताइए। करेंगे। अब हम पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं, जो कि ज़रूरी भी है। आप सब जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री का जो मॉडल है वह सिर्फ और सिर्फ आपके समर्थन पर काम करता है। आपके समर्थन की वजह से ही हम रिपोर्टिंग कर पाते हैं, आपके समर्थन की वजह से ही हमारे सारे शो चल रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं, चाहे इलेक्शन कवरेज हो या बाकी कवरेज के लिए हम स्पेशल प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, जिसमें से एक है हमारा सेना। एनएल सेना जो होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते, जो दर्शक जानते हैं वो जानते हैं कि एनएल सेना जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम आप लोगों के सहयोग से तमाम घटनाओं के लिए अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। कभी हम आफ्टर मैथ करते हैं, कभी हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और कभी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा हमारा एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो गाज़ा के लेकर है, कि गाज़ा और इजराइल के बीच जो मामला चल रहा है, उसको 1 साल पूरे होने पर हम गाज़ा में 1 साल में क्या हुआ, अब क्या सिचुएशन है, तमाम हालातों को लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन जी वहाँ पर जाने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोड्यूसर आर्यन भी उनके साथ जाएंगे और गाज़ा के अभी के हालात, उसके पीछे की कहानी, वहाँ के लोगों की कहानियाँ,
तमाम मिसकंसेप्शंस जो हैं और जो अब तक इंडियन मीडिया में शायद जो पहलू नहीं रिपोर्ट हुए हैं, उन पहलू को भी ये हाईलाइट करेंगे। और आप जानते हैं कि श्रीनिवासन जैन सर कितने शानदार रिपोर्टर हैं और उनका काम कितना शानदार है। तो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर सपोर्ट करें और न्यूज़ लॉन्ड्री पर भरोसा बनाए रखें। और हाँ, वसंत जी की स्टोरी पढ़ने के लिए भी आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि अरे आपने फ्री नहीं की स्टोरी, फ्री कर देना चाहिए था। लेकिन आप खुद सोचिए, वसंत जी यहाँ से बिहार गए, बिहार के अलग अलग इलाकों में गए, हमको कोई पैसा यूट्यूब से भी नहीं आता, वेबसाइट से भी नहीं आता, सरकार कॉर्पोरेट तो आप जानते ही हैं। रिकमेंडेशन पे आते हैं और शुरुआत इशिता से करते हैं। इस बार इशिता को वरीयता दी जाएगी। इशिता, आप बताइए। मेरा एक रिकमेंडेशन है जो क्योंकि अभी विमेन सेफ्टी की बात चल रही है, एक किताब है वाई लॉइटर, शिल्पा फड़के की बुक है। उसमें वो बात करते हैं कि कैसे हमारा कोई शहर महिलाओं के लिए नहीं बना है, कि कैसे आपके किसी भी गली के कोने में कहीं पे भी आदमी ऐसे ग्रुप बना के खड़े रहेंगे, अड्डे होते हैं सबके, लेकिन महिलाएं ऐसे चिल नहीं कर सकती सिटी में। महिलाओं के अड्डे चार दीवारी के भीतर, चार दीवारी के अंदर होते हैं, या तो घर पे होते हैं या ऑफिस में होते हैं। और जब ऐसा कोई रेप केस हो जाता है तब बताया जाता है कि ये लेट काम कर रही थी या फिर इसको मजबूरी थी कि उसे ऑफिस में रहना पड़ा, तो कम से कम इस सिचुएशन में तो उसे सेफ्टी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन में सेफ्टी मिलनी चाहिए। मतलब अगर खड़े रह के बस बातें करनी है तो उस चीज़ की भी सेफ्टी रहनी चाहिए, इधर से उधर घूमने की सेफ्टी। तो बेसिकली ये बुक सोसाइटी के प्रॉब्लम एज ए सोसाइटी कितना मेल डोमिनेटिंग है और वो कितना एज ए सोसाइटी हमारे शहर कैसे औरतों के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी समझती है कि औरतों को घर के अंदर रहना चाहिए, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में रहना चाहिए, बीच में कहीं नहीं रह सकती। और इसी टोन में अगर आप देखें तो कविता कृष्णन की स्पीच है एक, जो उन्होंने दी थी। ये भी आप रिकमेंड कर रही हैं? हाँ, ये भी मेरा रिकमेंडेशन है। एक 10 मिनट की वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग उस वीडियो को देखें, क्योंकि जब निर्भया रेप केस हुआ था तब उन्होंने एक स्पीच दी थी। और मेरे जैसे लोग जो बहुत छोटे थे जब निर्भया केस हुआ था पहले, उन्होंने शायद नहीं देखा होगा। और अभी वो वीडियो, लेकिन अभी भी वो वीडियो उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब हुआ करती थी। उन्होंने भी यही सेम बात बोली है जो बुक में लिखी है, वो उन्होंने इस स्पीच में बोली। तो अगर आप बुक ना पढ़ना चाहे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई इस समय की ज़रूरत को, और मैं भी पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा। वसंत जी, आपका रिकमेंडेशन। इशिता ने जैसे बोला कि महिलाओं के कोई अड्डे नहीं होते, वैसे ही प्रियंका दुबे जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब है नो नेशन फॉर वुमेन। वो एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्टिंग के जरिए जो देखा सुना उसको लिखा है, कई उसमें कहानियां हैं जो असली है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। और न्यूज़ लॉन्ड्री पर प्रियंका दुबे का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इंटरव्यू है, तो आप उस इंटरव्यू को सुनें और प्रियंका दुबे की तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ें। वो अपने आप में उनकी रिपोर्ट्स भारत की ग्रामीण और शहरी समाज की कहानी बयान करती है। जेंडर पर्सपेक्टिव से आपको एक अलग मतलब एक डेप्थ मिलती है उनकी रिपोर्ट में। वो बहुत शानदार रिपोर्टर हैं प्रियंका और दुबे जी। दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है इस वीक का न्यूज़ टिप्पणी, और ख़ासकर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जो अतुल सर ने शायद लिखी है वो कविता विनेश को लेकर, शायद नहीं लिखा ही हाँ, उन्होंने लिखी है। तो विनेश फोगाट को लेकर आप उस कविता को सुने। बिल्कुल, ये कविता तो मैं भी रिकमेंड करूंगा। इस कविता को जरूर सुने। और मैं सुबह सुबह आज मैंने उस कविता को सुना, तो कैसे अतुल सर तो मतलब उनकी राइटिंग का फैन कौन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये कविता आप सब सुने। ये कविता उन्होंने टिप्पणी के 200वें एपिसोड पर विनेश को समर्पित की है, इसलिए भी सुना जाना चाहिए ये कविता, क्योंकि विनेश की जो लड़ाई है वो सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, वो इस देश के तमाम महिलाओं की लड़ाई है जो अपनी आवाज़, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हैं। तो इसको ज़रूर सुने। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन मैं 2 रिपोर्ट करना चाहूँगा। रिकमेंड हमारे ही सीनियर रिपोर्टर हैं प्रतीक गोयल। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी तो ये दोनों रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। एक उनकी रिपोर्ट है उस एक्टिविस्ट के ऊपर कि जिनकी आरटीआई की वजह से स्मृति ईरानी का जो गोवा कैफ़े वाला कनेक्शन और जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ था,
उन्होंने ये आरोप लगाया है कि होम मिनिस्ट्री विच हंट कर रही है। इस स्टोरी को ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन इस रिपोर्ट को आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी प्रतीक गोयल सर की है, ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि महाराष्ट्र का ये जो जेल है तलोजा प्रिजन, इसमें जो मेनू है खाने का कि मटन 8,000 का है पर किलो, और तमाम तरह के जो डिशेज हैं 8,000, 4,000, 6,000 इस तरह से वहाँ पर उस मेनू को पढ़िए कि कैसे जेल के अंदर जो आप मटन यहाँ पर 600 रुपए किलो नहीं खा पा रहे हैं, जेल के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 8,000 का खा रहे हैं। मुझे इतना महंगा नहीं खाना। तो यहाँ पर हम अपने इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे और धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों साथियों, बसंत जी का। बसंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साथी। कृष्णा जी आपका भी बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you. और हाँ, न्यूज़ लॉन्ड्री को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.